चलिए, तो आज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश को पढ़ेंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ना क्या है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने नहीं आता। तो सबसे पहले बात यह है कि हमें चीजों को पढ़ने आना चाहिए, और उसी पढ़ने के लेकर के हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ताकि आपको ये पढ़ करके और सही से समझ करके याद रखना है। पढ़ने आएगा तभी याद रहेगा, पढ़ने नहीं आएगा याद नहीं रहेगा। तो चलिए, हम एक एक करके आपको पढ़ के बता दे रहे हैं और समझा भी देंगे। अब थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। पहला प्रश्न देखिए क्या है। यह बोला है, ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज बाई। ओल्ड इंग्लिश जो है किस तरह से कैरेक्टराइज किया जाता है, ये चीज बोला गया है। तो मेनली आपको याद रखना है कि ओल्ड इंग्लिश को कैरेक्टराइज कैसे किया गया है। तो इनफ्लेक्शन इनफ्लेक्शन के रूप में इसका कैरेक्टराइज किया गया है। तो आपको इनफ्लेक्शन याद रखना है, बस इतना बात आपको ध्यान रखना है। आइए समझते हैं हम दूसरा नंबर प्रश्न को। दूसरे नंबर में क्या कहा है, करा है द 18th सेंचुरी इज नॉन एज द, मतलब 18वीं जो शताब्दी है किस रूप में जाना जाता है। तो 18th सेंचुरी हम अगस्तन एज के रूप में जानते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 18th सेंचुरी को किस रूप में जाना जाता है, तो अगस्तन एज के रूप में। तो हमको इस तरह से अगर हम पढ़ करके देख लेंगे 2-3 बार, तो टेस्ट होगा तो हमारा नंबर आएगा। और इससे 4-5 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 4-5 प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। आइए हम तीसरा नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो तीसरा नंबर है क्या है कि ओलिवर गोल्ड स्मिथ इम्फेसाइज ऑन द प्योरिटी ऑफ डैश। तो जो गोल्ड स्मिथ है वो इम्फेसाइज करता है, किस पर इम्फेसाइज करता है, जो ओलिवर गोल्ड स्मिथ है वो किस पर इम्फेसाइज कर रहा है, तो वो विलेज लाइफ पर, मतलब किस पर जोर दे रहा है, तो ग्रामीण जीवन पर जोर दे रहा है, तो उसी को विलेज लाइफ कहते हैं। तो सिंपल भाषा में आपको ये याद रखना है कि गोल्ड स्मिथ इम्फेसाइज किस पर कर रहा है, तो विलेज लाइफ पर कर रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर बोला है द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। मतलब कौन सा पीरियड है जो रीड करना और अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। कौन सा पीरियड है जो जिसको रीड करना और अंडरस्टैंड करना, मतलब पढ़ना और समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वो पीरियड आपका है ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश को थोड़ा पढ़ना और समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए ज्यादातर आप ओल्ड इंग्लिश देखते होंगे कि नहीं कोई पढ़ाता है, क्योंकि उसको समझना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। तो आपको तो ऑब्जेक्टिव देना है, क्योंकि एग्जाम देना है, तो आप इस तरह से आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो किसको, तो ओल्ड इंग्लिश को। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। 5 नंबर में क्या कहा है। 5 नंबर में बोला है कि लैंगला लैंड एंड चौसर बिलोंग टू, मतलब ये जो लैंगला लैंड है और चौसर है वो किससे बिलोंग कर रहा है, तो वो बिलोंग कर रहा है मिडल इंग्लिश से। तो इस बात को ध्यान रखना है कि मिडल इंग्लिश से कौन बिलोंग कर रहा है, तो मिडल इंग्लिश से बिलोंग कर रहा है लैंगला लैंड और चौसर। एग्जाम में आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है कि मिडल इंग्लिश बिलोंग अकॉर्डिंग मिडल इंग्लिश बिलोंग टू डैश, तो उस समय लैंगला लैंड और चौसर दोनों ही ऑप्शन में आ सकते हैं। तो एग्जाम में इस तरह से भी उल्टा भी याद रखेंगे, तो आपको ये दोनों बात याद रखना है, ये मिडल इंग्लिश से बिलोंग करता है। आइए हम समझते हैं अगले को, छठा को। करा हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, मतलब ये जो किताब है पैसेज टू इंडिया, ये किसने लिखा है, तो ये पैसेज टू इंडिया लिखने वाले लेखक जो है ई एम फोस्टर है। इस बात को ध्यान रखेंगे, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है अभी तक के एग्जाम में, तो इसलिए ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी आई है। इस बात को ध्यान रख लीजिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पैसेज टू इंडिया पूछा जाए। ई एम फोस्टर का नाम आप याद रखेंगे। आइए 7 नंबर क्या कहा है कि स्पेलिंग कॉलर, कॉलर इज यूज इज, मतलब जो कॉलर है वो किस लिए यूज किया गया है, तो ये कॉलर शब्द जो है ना, आपको ध्यान रखना है अमेरिकन इंग्लिश के लिए यूज किया गया है। तो आपको ध्यान रखना यह है कि कॉलर किस इंग्लिश के लिए यूज किया है, तो अमेरिकन इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्सियन। तो आपको ये कहा गया है कि संस्कृत और पर्सियन से इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, तो वो छोटा है, यंगर है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यंगर को हम छोटा कहते हैं, मतलब सबसे पहले आया होगा संस्कृत और पर्सियन, उसके बाद ही आया है इंग्लिश। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, फिर भी पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया है, तो बहुत बड़ा बात हो सकता है। तो ये दोनों लेकिन यंगर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर में बोला है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड, मतलब जो ड्रामा है वो किस शब्दों से आया है, तो ड्रामा शब्द जो है ना ग्रीक शब्दों से आया है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो ड्रामा शब्द है वो किस शब्दों से आया है, तो ग्रीक शब्दों से। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही ड्रामा कम्स फ्रॉम कहेगा तो इसका मतलब आपसे पूछा है कि ड्रामा किन शब्दों से आया है, ग्रीक शब्दों से आया है। हु रोट द स्कॉलर जिप्सी, स्कॉलर जिप्सी जो है ना किसने लिखा है, ऐसा पूछा है। तो स्कॉलर जिप्सी लेखक है मैथ्यू एर्नॉल्ड। मैथ्यू एर्नॉल्ड जो है ये स्कॉलर जिप्सी के लेखक है। तो आपको ऐसे रट लेना है कि स्कॉलर जिप्सी किसने लिखा है, तो मैथ्यू एर्नॉल्ड। इस तरह से आपको याद रखना है। 11 नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर में क्या कहा है कि डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल, मतलब मॉडर्न नोवेल के पिता किसे कहे जाते हैं, तो फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल जो है वो है रिचर्डसन। इस बात को ध्यान रखेंगे कि रिचर्डसन को फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आइए समझते हैं 12 नंबर सवाल को। 12 नंबर सवाल गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडियन मेड कंट्रीब्यूशन टू द डैश, मतलब ये दोनों जो है किसमें कंट्रीब्यूशन दिए हैं, किस चीज में अपना योगदान दिए हैं, ये चीज बोला गया है। हिंदी में बात करें तो ये किस चीज में योगदान दिए हैं,
एक एक सेरिडियन है और एक गोल्ड स्मिथ है। ये दोनों किसमें योगदान दिए? तो इंग्लिश स्टेज में अपना योगदान दिए हैं। इस बात को मतलब प्रत्येक स्टेज में, आई स्टेज अपना कंट्रीब्यूशन किए हैं। होल होल सोलिंका इज अ डैश पोएट, मतलब होल सोलिंका है वो कैसी पोएट है? तो वो पोएट जो है आपको ध्यान रखना है नेग्रियन, नाइग्रियन पोएट है, ये ध्यान रखेंगे। मतलब नाइग्रियन से बिलोंग करता है, इसलिए नाइग्रियन पोएट इनको कहा जाता है। अब द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज बाय, तो अभी हमने पहले प्रश्न में आपको ये बताया था कि किस रूप में ओल्ड इंग्लिश को कैरेक्टराइज किया गया है, तो इन्फ्लेक्शन के रूप में आपको कैरेक्टराइज किया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद है ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज डैश, जो मेजर लिंग्विस्टिक होगा वो किस रूप में चेंज होगा? तो वो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के रूप में चेंज होता है। इस बात को ध्यान रखें। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेजर लिंग्विस्टिक जैसे ही पूछेगा चेंज की बात, तो आपको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के रूप में आपको ध्यान रखना है। आइए हम 16 नंबर सवाल को समझते हैं। यहाँ 16 क्या कहा है कि हु रोट हॉकलबेरी फिन, हॉकलबेरी फिन कोई पुस्तक है जिसके लेखक का नाम हमसे पूछा है। तो याद रखिए कि मार्क ट्वेन जो है ये हॉकलबेरी फिन के राइटर हैं। और डेविड कॉपरफील्ड वाज रिटन बाय, डेविड कॉपरफील्ड के द्वारा कौन लिखा गया है? तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से VBI है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं, ये पूछा जा चुका है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो जहां जहां हम VBI कर रहे हैं उसको तो आप भूलेंगे नहीं इस बात को। डेविड कॉपरफील्ड के बारे में आपसे पूछा है कि डेविड कॉपरफील्ड किसको लिखा है? तो याद रखिए चार्ल्स डिकन के राइटर जो है डेविड कॉपरफील्ड वाज रिटन बाय। तो डेविड कॉपरफील्ड को किसके द्वारा लिखा गया है? तो चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखा गया है, ऐसे पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिए। 18 है, 18 नंबर में देखिए इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड, मतलब इंग्लिश जो है ना डेवलप्ड हुआ है किस सिंगल स्टैंडर्ड में? तो क्वींस इंग्लिश के रूप में डेवलप्ड हुए हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश में जो इंग्लिश डेवलप हुआ है वो क्वींस इंग्लिश के रूप में जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद अगला पूछा है कि द गीतांजलि वाज रिटन बाय, गीतांजलि पुस्तक का नाम है। तो ये तो आप हिंदी में भी पढ़ चुके होंगे कि गीतांजलि के लेखक टैगोर जी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो इस बार आप पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर जिसको कहते हैं, तो लिटरेचर के क्षेत्र में, और ये लिटरेचर गीतांजलि ही है जिनके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए हम अगले सवाल को समझते हैं। आगे कहा है लांगला लैंड इज वेल नोन राइटर ऑफ डैश इंग्लिश लिटरेचर, मतलब जो लांगला लैंड है वो किस काल के हैं? तो अभी हम इससे पहले भी बताए हैं आपको कि कौन से काल के हैं। तो ये मिडल इंग्लिश के हैं। मिडल इंग्लिश के बाद लांगला लैंड और चौसर दोनों ही मिडल इंग्लिश। सही है, चलो क्या देखिए ऑल दैट जॉनसन हैड वाज द डैश, जॉनसन जो है ऑल दैट जॉनसन वाज, बोला है कि ऑल दैट जॉनसन हैड वाज द डैश, तो जितने भी जॉनसन वाज द हाउस होगा, ठीक है, ये लाइन से पूछ दिया गया है कि भाई ये लाइन के आगे क्या लगेगा? तो ये लाइन के आगे हाउस लगेंगे, इस बात को ध्यान रखें। द एंग्लो सेक्शंस वेयर डैश पीपुल, तो एंग्लो सेक्शन जो है ना कहाँ के लोग थे? तो ये पीपुल थे, आपको ध्यान रखना है जर्मेनिक होगा, जर्मन के पीपुल थे तो जर्मेनिक लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि एंग्लो सेक्शन कहाँ के थे? एंग्लो सेक्शन जर्मन के थे, तो जर्मेनिक उसको लिखा गया। बोला है द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, जो टेम करना है, किस तरह के जानवर को टेम करना जो है ना एक प्रकार का प्लीजेंट लाइफ बनाता है। तो वो जो है आपको ध्यान रखना है ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स को अगर हम टेम कर रहे हैं, मतलब पाल रहे हैं, तो वो हमारा जीवन जो है ना थोड़ा सा प्लीजेंट हुआ। अर्थात शुरू में लोग पालते नहीं थे, तो जब पालना शुरू किए तो लोगों का जो जीवन हुआ प्लीजेंट होना शुरू, मतलब सुखद होना शुरू हो गया। बोला है सावित्री इज रिटन बाय, सावित्री किसने? तो ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि सावित्री के लेखक कौन है। तो सावित्री के लेखक जो है आपको ध्यान रखना है कि ये अरविंदो घोष है, अरविंदो घोष, इस बात को ध्यान रखें। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में अरविंदो घोष के बारे में। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि अरविंदो घोष रिटन बाय डैश, तो वहां पे सावित्री ऑप्शन में आ सकता है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत, तो अभी हम ऊपर बताए हैं कि ये छोटा है तो यंगर हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? संस्कृत और पार्सियन दोनों से ही छोटा है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि यह यंगर है, छोटा को हम यंगर बोलते हैं। और यहाँ पे यही चीज पूछ दिया जाएगा कि संस्कृत लैंग्वेज इज डैश देन इंग्लिश लैंग्वेज, तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है हम यंगर पढ़ रहे हैं तो आप यंगर ही नहीं हमेशा लगा दीजिएगा। वहां पे ये भी ध्यान रखना होगा कि आपसे कौन लैंग्वेज की बात किया, संस्कृत की बात। अगर यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ रहता और यहाँ पे संस्कृत लिखा हुआ रहता तो वहां पे यंगर नहीं बल्कि ओल्डर हो जाता, क्योंकि बड़ा हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इन चीजों को ध्यान दोनों तरफ से ध्यान रखना है, यंगर और ओल्डर दोनों ही ध्यान रखने हैं कि किस तरह से पूछा जाता है। यहाँ जैसे ही बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज संस्कृत से कैसा है तो छोटा है, लेकिन यही पूछ दिया जाए कि संस्कृत लैंग्वेज इंग्लिश से कैसा है तो बड़ा है, इस बात को ध्यान है, या पर्सियन भी बड़ा है। आगे है
द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, जो ग्रेट वॉवेल है वो किस पीरियड का है लिए गए थे, तो वो मिडिल इंग्लिश में लिए गए थे। ग्रेट वॉवेल जो लिए गए थे वो मिडिल इंग्लिश में लिए गए थे। हाँ, उसके बाद आगे देखिए मेकबेथ, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से मेकबेथ जो है ना बीबीआई है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि मेकबेथ किसका है, तो शेक्सपियर का है। शेक्सपियर का नाम बहुत ही प्रचलित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। या शेक्सपियर रोट डैश, तो शेक्सपियर जो है ना मेकबेथ को लिखा है, तो इस बात को ध्यान रखना है। ज्यादातर वर्ड इंग्लिश में पुस्तक से ही पूछे जाते हैं, इसलिए पुस्तक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। पुस्तक का नाम और राइटर का नाम ये दोनों काफी ओल्ड इंग्लिश के लिए महत्वपूर्ण है, अन्यथा पीरियड में से भी पूछे जा सकते हैं। वैसे हमने बताया है कि भाई इंग्लिश को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, किनका क्या पीरियड है, ये सारी चीज मैंने चैप्टर से ही बता दिया है, तो वो बात भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नॉन एज, मतलब जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश है वो किस रूप में जाना जाता है, तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के रूप में स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश के रूप, मतलब उस रूप में जाने जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। बोला है इंग्लिश यूज फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, जो 15वीं शताब्दी में जो इंग्लिश यूज हुआ उसका क्या, वो कौन सा इंग्लिश होगा, तो वो मॉडर्न इंग्लिश, मतलब 15वीं शताब्दी से जो भी इंग्लिश यूज हो रहा है वो सबके सब मॉडर्न है। उससे पहले वाला जो हो रहा है वो मिडल है, और जो प्राचीन जो है ना 18th सेंचुरी से पहले जो हुआ है 8th सेंचुरी से, वो हुआ है आपका प्राचीन में। तो इस तरह से पीरियड को डिवाइड किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, ये राइटर का नाम आप जरूर याद रखेंगे, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, और ये चर्चा में भी रही है, अरुंधति राय। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि अरुंधति राय जो है चर्चा में भी, हाल ही में कश्मीर में कुछ भाषण उसन के लेकर के चर्चा में रहा, तो ये पूछा जा सकता है इस पुस्तक का नाम कि गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के राइटर कौन है, या अरुंधति राय का पुस्तक का नाम क्या है। अभी जिंदा है और ये अभी चर्चा में रही है, जस्ट 2-3 महीने पहले करंट में का न्यूज है कि स्पीच दी थी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, जिसके चलते उनको उनके ऊपर FIR हो गया था। ठीक है, लेखिका है, इस बातों को भड़काऊ भाषण के रूप में उनको जो है ना, उनको कहा उनके द्वारा जो है क्या एजेंडा क्या, जैसे उनको कहने का मतलब है, सरकार का कहना है कि ये जो है देशद्रोही फैला रहे हैं अपने भाषण के जरिए, तो इसके लेकर के इनको जो है देशद्रोही का मुकदमा इन पर चला दिया गया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। हालांकि लेखक स्वतंत्र होते हैं, लेखक अपने भाषण में जो भी बोलते हैं वो बोल सकते हैं, लेकिन दायरे में रख करके बोलना पड़ता है। हमारे हम जो भारत है, तो हमारे भारतीय के होने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल देंगे, हमको अपने भारतीय का अखंडता को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज स्पीच करना है या लिखना है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं उन मुद्दों को छोड़कर। चलो ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बोला है द नेम ऑफ अगस्टन वाज गिवन, मतलब अगस्टन किस एज को जाने जाते हैं, तो 18th सेंचुरी को अभी हमने बता दिया है। द ईयर AD 1066 को किस रूप में लिया गया है, तो ये 1066 को आपको ध्यान रखना ओल्ड इंग्लिश के रूप में लिया गया है। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए द वर्ड ड्रामा, ये फिर दोबारा आ गया है कि ड्रामा कहां से लिया गया, तो ग्रीक किस शब्दों से लिया गया, तो ग्रीक शब्दों से ये बता चुके हैं। उसके बाद स्कॉलर जिप्सी किसने लिखा, ये भी बता चुके हैं। स्कॉलर जिप्सी के लेखक मैथ्यू अर्नोल्ड है, ये ऑलरेडी दोबारा हो रहा है इसलिए ध्यान रख लेंगे, मैथ्यू अर्नोल्ड। और आवर एंसेस्टर एंजॉय डैश रूल, हमारे एंसेस्टर है जो किस रूल को एंजॉय करते थे, तो होम रूल को ज्यादा एंजॉय वे करते थे, मतलब अपने घर के नियम का ही एंजॉय लिए थे, क्योंकि उस समय बड़ा कानून, जैसे अभी हमारे ऊपर पुलिस है, पुलिस के ऊपर हुए है, मतलब सबके ऊपर एक दूसरे चैन सिस्टम बना हुआ है, उस तरह का रूल नहीं हुआ करता था, इसलिए होम में ही, घर में ही जो रूल और शासन चलाए जाते थे, तो उसका एंजॉय करने वाले हमारे जो एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे। उसके बाद बोला है कि डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल, तो अभी बताए हैं कि जो है रिचर्डसन को जो है ना फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद डैश आर रूल ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट का रूल कैसा था, तो वो फारस का रूल, उस समय फारस जो है ना उस पर फारोस लिखाता है, लेकिन फारस उसको पढ़ते हैं हिंदी में, तो फारस का रूल उस पर मिस्र पर चलता था, मिस्र इजिप्ट को ही बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट के रूप में ये तो जॉन डोनी है, हमने पुस्तक में भी बताया है अभी जो कविता पढ़ा रहे थे। इन मोरलिटी प्लेज द कैरेक्टर वार, जो कैरेक्टर वार है वो किस रूप में प्लेज करते हैं, तो वर्चू पर्सनलाइज के रूप में करते हैं। अबाउट 800 ईयर्स एगो डैश वाज द वर्ड लैंग्वेज, मतलब 800 साल पहले जो है ना कौन लैंग्वेज था, तो वो जो है ना लैटिन लैंग्वेज रहा करता था, इस बात को ध्यान रखेंगे। हु कंपोज द पैराडाइज, पैराडाइज के लेखक कौन है, तो पैराडाइज जॉन मिल्टन है। मिल्टन का नाम ध्यान कर लेंगे, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जितना पुस्तक है वो हर हाल में आप लिख के ही याद कर लेंगे, क्योंकि पुस्तक से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, हो सकता है कि 3 आ जाए, एक कहीं पीरियड से पूछ दिया जाए, लेकिन 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, ओल्ड इंग्लिश का ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद है आगे आगे क्या पूछा है कि सरोजिनी नायडू वाज एंड डैश पोटेस, मतलब कैसी कवित्री है, तो सरोजिनी नायडू को कौन नहीं जानता, सभी जानता है। द डैश प्लेज अपीयर्ड इन इंग्लिश सून आफ्टर द नॉन कंक्वेस्ट,
मतलब ये किस तरह के प्लेज के बात करते हैं, तो रिलीजियस प्लेज मतलब रिलीजियस नाटक की बात करते थे उस समय जो है ना, रिलीजियस नाटक हुआ करता था। बोला है सोनेट इज डैश पोएम ऑफ द डैश लाइन। सोनेट 14 लाइन का होता है, सोनेट जो है 14 लाइन का होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद है लैटिन। लैटिन वर्ड जो है कितना वर्ष पुराना है, तो अभी बताए हैं 800 वर्ष पुराना है। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, बी वाला हो जाएगा सही। उसके बाद है द वर्ड ड्रामा मीन। ड्रामा का क्या मतलब है, तो ड्रामा का मतलब है ये हो जाएगा आपको ठीक, जो घटित होता है, जो किया जाता है उसको हम, जो किए जाते हैं नाटक, उसी को हम कहते हैं ड्रामा। तो इसका मतलब हो जाएगा थिंग डन। उसके बाद आप आगे देखिए, द पर्पस ऑफ द मिराकल प्लेज वाज डैश। तो मिराकल प्लेज का क्या पर्पस होता है, तो वो डायरेक्टली डिडक्ट करने का प्लेज होता है उसमें। ठीक है, जो जो मिराकल होता है उसमें डायरेक्टली डिडक्ट किए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए डैश पोएट। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वो कैसे पोएट है, तो एक नेचुरल पोएट है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। द पोएट वर्ड्सवर्थ वाज सॉ द होस्ट ऑफ डैश डेफोडिल्स। किस तरह के डेफोडिल्स की चर्चा करते हैं, तो गोल्डन डेफोडिल्स की चर्चा करते हैं। और लास्ट प्रश्न आपका है, देखिए, द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ। जो रोमांटिक वो विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक के रूप में वे जुड़े हुए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। रोमांटिक पोएट अलग है, लेकिन ये एसोसिएट है, मतलब जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है 50 प्रश्न का। कल 50 प्रश्न में से आपके 10 प्रश्न हो सकता है कि टेस्ट में आए। अब बंद कर।